हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के मार्फत मैं आपको एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर किसी की जानकारी आप खुद से लगा सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं मनुष्य की बुद्धि की या बुद्धि लब्धि की। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैं एक ऐसा रूल बताऊंगा जिससे आप किसी भी मनुष्य के, किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी उम्र का भी कोई भी आदमी हो, उसको आप अपने बुद्धि से उसकी बुद्धि लब्धि के बारे में पता कर सकते हैं कि उसकी मानसिक योग्यता या फिर उसकी बुद्धि का प्रतिशत कितना है, ताकि किस कारण से वह उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है। आप देखे होंगे किसी बच्चे को बुद्धि ज़्यादा होती है या फिर किसी को कम होती है, तो किस कारण से कम होती है और कैसे उसको, किस रूल से हम उसको निकालेंगे, तो ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के मार्फत मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जिससे आप ये बात कर सकते हैं खुद से। इसके लिए आपको पूरा वीडियो के अंत तक देखना होगा, ताकि मैं जब जब कौन कौन पॉइंट कहाँ लगानी है ये बात मैं बताऊंगा। तो जब तक कि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, तब आपको जा कर के किसी भी व्यक्ति को आप उसकी बुद्धि लब्धि पता कर सकते हैं कि कम है या फिर ज़्यादा है उस व्यक्ति को। ठीक है, तो चलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला बढ़ेगी, तब मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके ले करके आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं बुद्धि समझा देता हूँ कि बुद्धि होता क्या है। ये जो इंटेलिजेंस है वो क्या चीज़ होती है, तो मैं पहले बता देता हूँ बुद्धि की परिभाषा। तो देखिए, ये तो अन्य मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संवेग, भाव, चिंतन इत्यादि को परिभाषित करना आसान है, और वैज्ञानिकों द्वारा इनकी परिभाषाएं भी दी गई है, परंतु बुद्धि की उपयुक्त परिभाषा कोई नहीं दे सका। कहने का मतलब है दोस्तों कि आज तक जो बुद्धि की बात आई कि बुद्धि का एग्जैक्ट जो परिभाषा है, जो एक एग्जैक्ट होना चाहिए कि ये बुद्धि का परिभाषा एकदम सबसे सूटेबल है, वो आज तक के कोई वैज्ञानिक दे नहीं सके। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना थॉरो दिए हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस संबंध में प्रयत्न भी किया। तो कहने का मतलब मैं पहले बताऊं कि वैज्ञानिकों, बहुत सारा मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना थ्योरी दिया, सिद्धांत दिए, लेकिन वो एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे सके कि बुद्धि क्या चीज़ है। और उन्होंने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, क्योंकि जितने वैज्ञानिक है उतना बुद्धि का परिभाषा दिया गया। क्योंकि जो वैज्ञानिक आए वो अपना बुद्धि का परिभाषा दिए, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए तो वो अपना परिभाषा दिए। इस तरह से अपने अपने मन से सारे वैज्ञानिक ने परिभाषा किए हैं, जिसमें से पहला वैज्ञानिक है, क में दिया गया है एडवर्ड। एडवर्ड जो वैज्ञानिक है, एडवर्ड महोदय के अनुसार ये कह रहे हैं कि अभियोजन करने में परिवर्तनशीलता को हम बुद्धि की संज्ञा दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम कोई भी अभियोजन करते हैं, कोई भी किसी चीज़ का शुरुआत करते हैं, जब हम उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हैं तो ये कह रहे हैं कि उसी को बुद्धि कहते हैं। ख में है स्टर्न। स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। कहने का मतलब है इसमें कि नई परिस्थिति, कोई चीज़ आता है, नई परिस्थिति, उसको अगर सफल ढंग से अभियोजन कर दिया जाए तो ये बुद्धि कहलाता है। तीसरा है ग, मन के अनुसार। तो मन ने परिवर्तनशील अभियोजन करने की क्षमता को ही बुद्धि कहा है।
कहने का मतलब है कि कोई भी अभियोजन करते हैं, जब उसको लगातार परिवर्तन करते जाते हैं, तो ये मन के अनुसार बुद्धि का परिभाषा हो गया। चौथा है टर्मैन के अनुसार मूर्त चिंतन करने की क्षमता ही बुद्धि है। कहने का मतलब कि कोई भी आदमी कुछ चिंतन करते हैं, कोई अपने विचार सोचते हैं, उसी को ये टर्मैन ने बुद्धि लब्धि कहा, बुद्धि की परिभाषा बताया है। नेक्स्ट देखेंगे बेसलर के अनुसार। तो बेसलर के शब्दों में व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अभियोजन करने की सार्वभौमिक क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में जिन दो तत्वों का समावेश बतलाया है वे सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। इसी को स्पीयर ने द्वित्विक सिद्धांत की संज्ञा दी है, इसी को बुद्धि की परिभाषित किए हैं। नेक्स्ट है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में अग्रलिखित 6 तत्वों का समावेशन होता है, जिसमें स्थान संबंधी योग्यता होना चाहिए, 2 है संख्या योग्यता होना चाहिए, 3 है स्मृति की योग्यता होना चाहिए, 4 है वाचिक योग्यता होना चाहिए, 5 है वाक्पटुता की योग्यता होना चाहिए, 6 है विचार करने की योग्यता होना चाहिए। वाचिक योग्यता मतलब बोलने की योग्यता, बात पटुता मतलब बात की कोई भी काट होना चाहिए, या फिर विचार करने की क्षमता होना चाहिए। तो इस तरह के अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति में अगर दिमाग है, उतना करता है, तो इसको बुद्धि कहते हैं। ये थर्स्टन के अनुसार ये कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि के परिचयी शब्द, मतलब बुद्धि को और क्या क्या चीज़ बोल सकते हैं। जैसे में बुद्धि के लिए अग्रलिखित परिचयी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रतिभा, कोई चीज़ नया उभर के आता है किसी में, वो प्रतिभा तो भी बुद्धि है। क्षमता, तेजस्वी होना, योग्यता, कुशाग्रता, तक्षिणता, परिज्ञान का बोध, मानसिक परखता एवं चतुर्थ है। तो ये अगर जैसे ये हो गया प्रतिभा 1, क्षमता 2, तेजस्वी 3, योग्यता 4, कुशाग्रता 5, क्षमता 6, परिज्ञान का बोध 7, मानसिक परखता 8 और एवं चतुर्थ है 9। अगर ये 9 बात को बुद्धि को ही दूसरे भाषा में ये सारे बात बोलते हैं। जो बुद्धि का ये साइनोनिम्स ऑफ इंटेलिजेंसी हुआ। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि। तो ये बुद्धि के दूसरे शब्दों में ये सब बोल सकते हैं कि किसी को कोई नया उभर के आता है कि देखते हैं कि वो एक्टिंग करने में ज़्यादा बेटर है, या फिर पढ़ने में ज़्यादा है, या फिर हिसाब बनाने में ज़्यादा है, तो इसी को बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, अब है बुद्धि के सिद्धांत। तो ये जो कोई सिद्धांत का मतलब होता है कोई थ्योरी देता है, कोई भी वैज्ञानिक की पहली बार की कौन बुद्धि के बारे में क्या चीज़ बताए हैं, ये सिद्धांत हुआ। तो इसमें कहता है मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहले ही हम बता दिए हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना सिद्धांत दिए थे। हम उनको 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है प्राचीन मतलब ओल्ड, और 2 है नया मतलब न्यू, या उसको नया को आधुनिक भी बोल सकते हैं। तो ये है एक में है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बुद्धि की वो पूरे परिभाषित करके ही रहूँगा। तो देखते हैं, प्राचीन सिद्धांतों में प्रमुख है चार्ल्स स्पीयरमैन का 2 खंड का सिद्धांत एवं थर्स्टन का बहुखंड सिद्धांत। ये 2 खंड है जो बुद्धि के सिद्धांत में आता है, प्राचीन बुद्धि के सिद्धांत में आता है। नया बुद्धि के सिद्धांत में देखिए, नया या आधुनिक बुद्धि के सिद्धांत में के अंतर्गत अग्रलिखित सिद्धांत आते हैं। जैसे गार्डन के सिद्धांत आते हैं, स्टर्नबर्ग के सिद्धांत आते हैं, 3 में है दास नागलिरी के सिद्धांत आते हैं, एवं कर्वी के सिद्धांत भी आते हैं। इन सारे सिद्धांतों को जो दिया गया है, ये बुद्धि की
परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, इन सिद्धांतों को क्रमशः एक में बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी कहते हैं, या इसको त्रितत्वीय बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं, एवं पांच सिद्धांत भी के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके बाद है प्राचीन सिद्धांत, ये जो वर्ल्ड थ्योरी है स्पीयरमैन का 2 खंड का सिद्धांत है। वो स्पीयरमैन के 2 खंडों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। 2 खंड का सिद्धांत स्पीयर ने किया था। उसके अनुसार 2 प्रकार की बुद्धि होती है। स्पीयर के अनुसार 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक है सामान्य एवं दूसरा है विशिष्ट। एक है समान और दूसरा है विशिष्ट। अर्थात बुद्धि में दो खंड या तत्व रहते हैं, जैसे समान योग्यता या समान तत्व हो तथा विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व। स्पीयर ने समान योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माना है। कहने का मतलब है कि कोई समान योग्यता में है, कोई विशिष्ट मतलब ज़्यादा में। उनका कहना है कि व्यक्तियों को समान योग्यता कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब कम या ज़्यादा पाई जाती है। ये योग्यता जन्मजात सदैव एक सी रहती है, मतलब जो जन्म लेता है बच्चा तो सबका योग्यता समान रहती है। अब आगे है, इनका उपयोग सभी मानसिक कार्यों में किया जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई, जब उम्र बढ़ता है तो भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। जिस व्यक्ति में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है वे अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं एवं यह भाषा विज्ञान एवं दर्शन आदि में समान सफलता दिलाती है। अब चलते हैं यूज ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट, मतलब बुद्धि की उपयोगिता कैसे करते हैं। तो कहता है जिस प्रकार व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होती है उसी प्रकार व्यक्तियों में मानसिक भिन्नता भी होती है। मानसिक भिन्नता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक शक्ति मतलब मेंटल पावर अलग अलग होती है। इसी कारण हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है तो कोई मंद बुद्धि का है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालकों की बौद्धिक क्षमता की माप कर उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, इससे शिक्षक भी उचित शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकेंगे। मतलब ज़्यादा बुद्धि वाले को अलग बैठाना चाहिए और बालक को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा मिल पाएगी। इसलिए तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यदि तीव्र और मंद बुद्धि वाले बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाए तो ऐसी परिस्थिति में मंद बुद्धि वाले बालकों को हीन भावना आ जाती है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले बालकों के साथ पढ़ने में बहुत बातें उन्हें समझ में नहीं आएगी, जिससे उनका और मानसिक ह्रास हो जाएगा। दूसरी ओर शिक्षक की मंद बुद्धि वाले बालकों की मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखकर उसी स्तर के शिक्षण विधि अपनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, जिसका आप लोगों का इंतज़ार है कि बुद्धि की परीक्षण कैसे की जाती है। इसके लिए तो देखिए, इसमें है बुद्धि संबंधी कुछ प्रत्यय और है जो आपको जान लेना अति आवश्यक है। जैसे बुद्धि के अग्रलिखित मुख्य प्रत्यय है जिसका वर्णन करना आवश्यक है। यह बुद्धि के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा। जैसे है मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि, ये क्या है ये देख लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे। अपने मापदंड को बीने साइमन ने विभिन्न अवस्था स्तरों के अनुसार रखा है, अर्थात उन्होंने यह निर्धारित किया है कि एक उम्र विशेष के औसत बच्चे मापदंड के कितने परीक्षणों का
हल सही ढंग से कर सकते हैं। इसी संबंध में उन्होंने मानसिक उम्र मतलब मेंटल एज और का अभिभाव किया है। अतः स्पष्ट है कि बच्चे की उम्र दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक उम्र, दूसरा है मानसिक उम्र। मतलब जो जन्म लेता है, जो सही ढंग से कार्य करता है, वो वास्तविक उम्र में है। जो मानसिक में या फिर तो कुछ ज़्यादा बोलता है, या फिर कुछ ज़्यादा कार्य करता है, या फिर कुछ कम करते हैं, ये वो मानसिक उम्र हो गया। दोस्तों, यहाँ मानसिक उम्र के बारे में पता लगाने के लिए ज़्यादा आपको क्वेश्चन रूल में आएंगे, इसलिए हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे कि अब प्रश्न उठता है कि मानसिक उम्र कैसे पता करेंगे। तो कह रहा है किसी बुद्धि परीक्षण मापदंड में जितने परीक्षणों का सही हल एक अवस्था विशेष के औसत बच्चे करते हैं, उसी के आधार पर हम किसी बच्चे का मानसिक उम्र पता लगा सकते हैं। उदाहरण के रूप में ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए एक उदाहरण के तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि मान लीजिए कि 8 वर्ष के औसत बच्चे किसी मापदंड के 12 परीक्षणों का सही हल करते हैं। अब यदि अमुख बच्चा इस मापदंड के सिर्फ 12 परीक्षणों का हल कर पाता है, तो हम कह सकते हैं उसकी मासिक उम्र 8 साल की है। जब उसकी बच्चे की वास्तविक उम्र तथा मासिक उम्र दोनों समान हो तो हम कहेंगे कि बच्चा औसत बुद्धि का है। परंतु 8 वर्ष का बच्चा यदि उतने ही परीक्षणों का सही हल कर पाता है जो 6 वर्ष की उम्र के औसत बच्चे करते हैं, तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष की उम्र हुई और वह अपनी उम्र के मानसिक आयु से 2 वर्ष पीछे हुआ है। अर्थात वह औसत बुद्धि से कम का है। इसके विपरीत यदि कोई 8 वर्ष का बच्चा उतने ही परीक्षणों का सही हल करता है जितना कि वह 10 वर्ष के औसत बच्चे करते हैं, तो उनकी मासिक आयु 10 साल की हुई। 10 साल की हुई तो हम कहेंगे कि वह औसत से ज़्यादा बुद्धि का बच्चा है। इस तरह स्पष्ट है कि कोई बच्चा औसत से कम या ज़्यादा बुद्धि का हो सकता है। किसी भी परीक्षण में जब कोई बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के समान सफलता प्राप्त करे तो वह औसत बुद्धि का बच्चा हुआ। पर अपनी उम्र के औसत बच्चे की अपेक्षा कम या अधिक सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों को क्रमशः औसत से कम या ज़्यादा बुद्धि का बच्चा कहेंगे। इसी संबंध में बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम उपयोग स्टर्न महोदय ने 1912 में किया। अब हम इस बात का चर्चा करेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या है और इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, आप कैसे किसी व्यक्ति का जांच करेंगे। तो चलते हैं बुद्धि लब्धि आईक्यू के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमने मानसिक आयु की चर्चा करते समय देखा कि किसी बच्चे की मानसिक योग्यता के स्तर का ज्ञान इससे मिलता है, पर बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू एक उम्र विशेष के बच्चे की बुद्धि की तुलना उसकी उम्र के अन्य बच्चों से कर इस बात का हमें ज्ञान दिलाती है कि वह औसत और औसत से कम या अधिक बुद्धि का बच्चा है। क्रूज जो वैज्ञानिक है के अनुसार बुद्धि लब्धि एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग
इस बात का ज्ञान दिलाने के लिए किया जाता है कि एक विशेष व्यक्ति का देश के समुदाय की तुलना में बुद्धि की दृष्टि से क्या स्थान है। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धि लब्धि कैसे निर्धारित करते हैं। अब जो बात को आपको बताना चाहते हैं, अब वो समय आ गया है दोस्तों। अब हम बताते हैं कि वो फॉर्मूला। जैसे देखिए, बुद्धि लब्धि को निम्नलिखित ढंग से निकाला जाता है। जैसे बुद्धि लब्धि मतलब ये जो बुद्धि लब्धि की आईक्यू जो होता है, मानसिक बुद्धि बटा में लिखते हैं वास्तविक बुद्धि। मतलब जो मानसिक बुद्धि बोलता है या फिर कम सवाल हल करते हैं या फिर ज़्यादा सवाल हल करता है कोई, तो उसको ऊपर रखते हैं। जो वास्तविक आयु है, को कितने साल का लड़का है, वो नीचे रखते हैं, बटा में रखते हैं। इसके बाद गुना में लिखते हैं 100 अर्थात 100। तो ये जब करते हैं मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना में 100, ये पूरा फार्मूला हुआ जो बुद्धि लब्धि निकालने का है। अब नीचे देखते हैं, यदि किसी बच्चे की उम्र 8 साल है और मासिक आयु का भी वह 8 साल का है, तो मासिक आयु के बारे में हम पहले ही चर्चा करते हैं। तो इसकी जो बुद्धि लब्धि है IQ, तो देखिए 8/8 गुना में 100, मतलब जो मासिक आयु था वो 8 साल के लिए और वास्तविक उसका उम्र 8 साल के लिए ही था। तो आप गुना में 100 करते हैं। जब बच्चे की वास्तविक आयु और मासिक आयु समान हो तो बुद्धि लब्धि 100% होगी और 100 होगी, तो हम कहेंगे कि बच्चा औसत बुद्धि का है। परंतु जब किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम हो, तब उसकी बुद्धि लब्धि 100 से कम होगी और तब हम उस बच्चे को औसत से कम बुद्धि का कहेंगे। इसके विपरीत जब किसी बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र से ज़्यादा हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 से ज़्यादा होगी और वह औसत बुद्धि से ज़्यादा बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। इस प्रकार हम देखें कि ये बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है। अब देखते हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, बेसलर ने 10 से लेकर 60 वर्ष की व्यक्तियों की बुद्धि की जांच की कर उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया है। जैसे देख लिए, एक तरफ वर्गीकरण है, दूसरा है बुद्धि लब्धि की सीमा कितनी है, और तीसरा है जांची गई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। मतलब बहुत सारे आदमी को एक साथ जांच करके पता लगाया गया है कि इसमें क्या है। तो देखिए, 1 नंबर में है अत्यधिक प्रखर बुद्धि, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले 128 और ज़्यादा है और उसकी जांची गई संख्या 2.2% व्यक्तियों की ऐसी है 128 से ज़्यादा बुद्धि का होता है। देखेंगे 2 में प्रखर बुद्धि, मतलब अत्यधिक प्रखर से कम है, तो इसको है 120 से 127 के बीच में इसकी बुद्धि लब्धि होती है और इसका प्रतिशत 6.7% व्यक्तियों पर जांचा गया था। तीसरा में है तीव्र समान बुद्धि, मतलब ज़्यादा है, 111 से 119 के बीच में होती है और ये जनसंख्या के रूप में 16.1% के रूप में होती है। 4 में है औसत बुद्धि, मतलब 91 से लेकर के अगर 110 तक की बुद्धि है तो 50% है ऐसे आदमी। नेक्स्ट है मंद बुद्धि। तो देखेंगे मंद या फिर समान बुद्धि वो 80 से लेकर के 90 के बीच में उसकी बुद्धि लब्धि होती है और वह 16.1% जनसंख्या उसका है। 6 में है समान से नीचे और निर्मल बुद्धि से ऊपर, अर्थात सीमांत बुद्धि वाले, मतलब थोड़ा से साफे कम से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 66 से 79
तक होती है और इसका प्रतिशत है 6.7% है। उसी तरह 7 में है निर्मल बुद्धि। तो निर्मल बुद्धि में 65 से कम और बुद्धि लब्धि होती है उसकी, और इसकी जनसंख्या 2.2 होती है। इस तरह से आपको कुल जोड़ 100% में आपको बुद्धि लब्धि आपको बताया गया है, ताकि इसका वर्गीकरण किया गया है कि कौन पूरे जनसंख्या में हमारे भारत में कहे या फिर पूरा विश्व में कहे, किस प्रकार से पूरा जनसंख्या में कितना प्रतिशत की बुद्धि ज़्यादा होती है और कितने प्रतिशत की बुद्धि सीमित होती है या फिर कम